ये कहानी है पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के महान योद्धाओं की, जिसमें आउटवर्ल्ड के लोग पृथ्वी पर हमला कर उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन पृथ्वी के योद्धा भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए देवताओं ने इनके बीच एक प्रतियोगिता रखी और इस जंग को नाम दिया गया मॉर्टल कॉम्बैट। इस प्रतियोगिता के टोटल 10 टूर्नामेंट थे, जिनमें से 9 टूर्नामेंट तो आउटवर्ल्ड के लोग जीत जाते हैं। क्या आउटवर्ल्ड के लोग मॉर्टल कॉम्बैट को जीतकर पृथ्वी को अपना गुलाम बना पाएंगे या नहीं? चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम हेंजो हसाशी के परिवार को देखते हैं, जिसमें हेंजो हसाशी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी थी। वो बड़ी ही खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। हेंजो हसाशी अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। तभी हेंजो हसाशी की पत्नी उससे पानी लाने को कहती है और हेंजो हसाशी पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। और जब वह पानी भर रहा होता है तो हमें उसके हाथ पर एक ड्रैगन की आकृति दिखाई देती है। इधर हेंजो की पत्नी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी कोई बाहर खड़े पहरेदार को मार देता है। ये देखकर वह डर जाती है और अपनी बेटी को एक खुफिया जगह छुपाकर भाग रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम बिहान होता है। वह उससे हेंजो हसाशी के बारे में पूछता है, लेकिन हेंजो की पत्नी उसे कुछ नहीं बताती, जिस कारण बिहान को बहुत क्रोध आता है। और फिर हमें बिहान की अनोखी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। बिहान अपनी शक्ति से बर्फ बना सकता है, जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक होता है। तभी पानी भर रहे हेंजो को उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह तेजी से घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि किसी ने उसकी पत्नी और बेटे को मार दिया है। ये देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन बर्फ देखकर वह समझ जाता है कि ये काम किसका है। तभी वहाँ बिहान की कुछ सिपाही आते हैं, जिन्हें हेंजो गाजर मूली की तरह काट देता है। गुस्से से पागल हेंजो बिहान को घायल शेर की तरह खोज रहा होता है। तभी उसे बिहान दिखाई देता है। जब वह उसके पास जाता है तो बिहान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे वंश का अंत कर दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर हेंजो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारकर उन सभी की मौत का बदला लूंगा। फिर हेंजो और बिहान के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पहले तो हेंजो बिहान पर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में बिहान हेंजो के खंजर से ही उसे मार देता है। मरते वक्त हेंजो बिहान से कहता है कि इस चेहरे को अच्छे से याद रखना। फिर बिहान हेंजो को मरा समझकर वहाँ से चला जाता है। तभी हेंजो को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उसके मरते ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसके शरीर जलकर खाक हो जाता है। तभी वहाँ बारिश होती है और फिर वहाँ तूफान के देवता यानी लॉर्ड रेडैन आते हैं। लॉर्ड रेडैन पहले तो हेंजो का खंजर उठाते हैं और बाद में हेंजो की बेटी को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और हमें एक संदेश देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब खतरे में है, क्योंकि आउटवर्ल्ड के लोग 9 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अगर वो 10वां टूर्नामेंट भी जीत गए तो दुनिया पर आउटवर्ल्ड के लोगों का राज होगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हेंजो हसाशी के वंश का एक योद्धा सभी योद्धाओं को एकत्रित करेगा और आउटवर्ल्ड के लोगों को मारकर पृथ्वी को बचा लेगा। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम कोलियंग होता है और वह किसी फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर अगले ही पल कोलियंग की फाइट शुरू होती है और इस फाइट को देखने के लिए एक बंदा आता है, जिसका नाम चैक्स होता है और वह कोलियंग को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन कोलियंग ये फाइट हार जाता है। फाइट हारने के बाद कोलियंग अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ जैक्स आता है और कोलियंग से कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन टैटू मुझे बहुत पसंद आया, तुमने इसे कहाँ से बनवाया? इस पर कोलियंग की बेटी उससे कहती है कि ये कोई बनवाया हुआ टैटू नहीं, बल्कि पैदाइशी आकृति है। फिर कोलियंग उसे अपना टैटू दिखाता है, जिसे देखकर चैक्स बहुत खुश होता है।
फिर अगले सीन में हम आउटवर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ का राजा सैंग तुशैंग होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और सैंग तुशैंग उसे बिहान कहकर पुकारता है। तो बिहान उससे कहता है कि अब मैं बिहान नहीं रहा, अब मेरा नाम सब ज़ीरो है, यानी बिहान अब सब ज़ीरो बन चुका है। तभी सैंग तुशैंग उससे कहता है कि भविष्यवाणी सर पर नाच रही है, इसका मतलब हम ये 10वां टूर्नामेंट हार सकते हैं और हमारा पृथ्वी पर राज करने का सपना केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। तभी सब जीरो उससे कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैंने हैंजो और उसके परिवार को सदियों पहले ही मार दिया है। तभी शैंग तो शैंग उससे कहता है कि हम मोर्टल कॉम्बैट को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, तुम पृथ्वी पर जाओ और इस 10वें टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को मार दो। अगर योद्धा ही नहीं बचेंगे तो हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। और फिर सब जीरो पृथ्वी के योद्धाओं का खात्मा करने के लिए निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हम कोलियंग और उसके परिवार को देखते हैं। कोलियंग और उसका परिवार खाना खाने के लिए किसी होटल पर आए होते हैं, लेकिन जैक्स वहाँ पहले से ही मौजूद होता है और फ़ोन पर किसी से कहता है कि हमने उसको खोज लिया है जिसकी हमें सालों से तलाश थी। और फिर अचानक वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है और फिर देखते ही देखते सभी चीज़ें बर्फ़ में बदलने लगती हैं, क्योंकि पृथ्वी के योद्धाओं को खोजते हुए सब जीरो वहाँ आ जाता है और बर्फ़ से चारों ओर तबाही मचाने लगता है। फिर जैक्स कोलियंग और उसकी फैमिली को कार में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में कोलियंग उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो जैक्स उसे बताता है कि बहुत जल्दी एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें तुम्हें आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारे शरीर पर एक ड्रैगन की आकृति है और ये बंदा जो हमारा पीछा कर रहा है वह आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं में से ही एक है। जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा ये उसे मार देगा। तभी सब जीरो उनके सामने आ जाता है। तभी जैक्स गाड़ी रोककर कोलियंग से उसकी फैमिली को एक सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है। साथ ही जैक्स उसे एक एड्रेस देते हुए सोनिया ब्लेड से मिलने को कहता है और फिर कोलियंग अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर जंग शुरू होती है सब जीरो और जैक्स की। जैक्स जैसे ही सब जीरो पर गन से वार करता है तो सब जीरो उसकी गन को ही फ्रीज कर देता है और फिर सब जीरो जैक्स को बुरी तरह मारता है और फिर उसके दोनों हाथों को फ्रीज कर उन्हें तोड़ देता है और जैक्स को नीचे फेंक देता है। इधर कोलियंग अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जैक्स ने बताया था कि जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा तो आउटवर्ल्ड के लोग उसे ढूंढकर मार देंगे, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। और फिर कोलियंग सोनिया ब्लेड की तलाश में निकल जाता है। फिर हमें आउटवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम मेलिना है अपने पिता शैंग तो शैंग से कहती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को ढूंढकर मार डाला, लेकिन एक भाग निकला। तो शैंग उससे कहता है कि हमारे योद्धाओं से कहो कि वो जल्द से जल्द पृथ्वी के सभी योद्धाओं को मार दें और हम बिना प्रतियोगिता के ये जंग जीत जाएं और पृथ्वी पर राज करें। इधर कोलियंग भी सोनिया ब्लेड पहुंच जाता है, जहां सोनिया कोलियंग को अपना शत्रु समझकर उस पर हमला कर देती है। फिर कोलियंग उसे अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है, जिसे देखकर सोनिया को सब समझ आ जाता है और वह कोलियंग को अपने घर ले जाती है। वहां पहुंचकर सोनिया कोलियंग को बताती है कि 7 साल पहले जब जैक्स और वह एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने ब्राज़ील गए तो उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ थीं, जिस कारण उसने उनके सभी आदमियों को बड़ी ही आसानी से मार डाला और उसके शरीर पर भी ऐसा ही एक निशान था। और अंत में जब जैक्स ने उसे मारा तो वह ड्रैगन का निशान जैक्स के शरीर पर आ गया और उसने तभी से इसकी रिसर्च शुरू कर दी। इस रिसर्च में उसे पता चला कि भविष्य में एक प्रतियोगिता होगी और जिसके भी शरीर पर यह ड्रैगन का निशान होगा उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। लेकिन कोलियंग
कोलियंग उसकी बात का यकीन नहीं करता तो सोनिया उससे कहती है कि ये जंग बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए हमें बाकी के योद्धाओं को भी ढूंढना होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कोलियंग की नज़र एक आदमी पर पड़ती है और जब कोलियंग उससे कहता है कि तुम कौन हो, तो सोनिया उससे बताती है कि इसका नाम कानो है और ये ड्रग्स और गन की स्मगलिंग का काम करता है और इसके शरीर पर भी एक ड्रैगन का निशान है, जिस कारण हमने इसे कैद कर रखा है। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है और एक ऐसा जीव उन पर हमला कर देता है जो कि अदृश्य था और ये अदृश्य जीव कोई और नहीं बल्कि एक रेप्टाइल होता है। वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी कानो रेप्टाइल के मुंह से निकलने वाली लार से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। फिर वो तीनों मिलकर उसका सामना करने लगते हैं। फिर कानो एक रॉकेट को खंजर की मदद से रेप्टाइल के शरीर में घूंस देता है, जिससे वह अपने असली रूप में आ जाता है और फिर कानो उसके शरीर में हाथ डालकर उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है, जिससे रेप्टाइल मर जाता है। लेकिन रिसर्च सेंटर में आग लगने से सोनिया की 7 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तभी सोनिया कोलियंग से कहती है कि अब हमें लॉर्ड रेडैन के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वो ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। सोनिया रेडैन को तो जानती थी, लेकिन वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कानो को उस जगह के बारे में पता था, क्योंकि वह पहले वहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग का काम करता था। लेकिन सोनिया जब उससे उसके साथ चलने को कहती है तो वह इनकार कर देता है। फिर सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी। लेकिन कानो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊं तो तुम्हें मुझे $3 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर सोनिया राजी हो जाती है और वो सब एक प्लेन में बैठकर रेडैन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियू कैंग होता है और उसके पास कुछ ऐसी सुपर पावर होती है जिससे वह अपने हाथों से आग जला सकता है। और फिर लियू कैंग उन सभी को रेडैन टेम्पल लेकर जाता है और वहां पहुंचकर वह उन्हें बताता है कि समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर लियू कैंग उन सभी को जैक्स के पास लेकर जाता है, जो कि घायल अवस्था में वहां लेटा हुआ था। फिर लियू कैंग सोनिया से कहता है कि मैं पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा था, तब उसे जैक्स मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे बचाने की। फिर लियू कैंग उन सभी को लॉर्ड रेडैन के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसने पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन लॉर्ड रेडैन उन्हें देखकर काफ़ी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आउटवर्ल्ड के योद्धाओं की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थे। अगली सुबह लियू कैंग ध्यान लगाए बैठा होता है, तभी अचानक उसके हाथ पर चल रही आग बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ सब जीरो आ जाता है। फिर सब जीरो और लियू कैंग के बीच एक फाइट होती है, जिसमें सब जीरो लियू कैंग पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ लियू कैंग का भाई कुंगलाओ भी आ जाता है और फिर देखते ही देखते वहाँ आउटवर्ल्ड के सभी योद्धा आ जाते हैं और वो पृथ्वी के योद्धाओं पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड रेडैन भी आ जाते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं और फिर आउटवर्ल्ड के लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड रेडैन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकते थे। फिर अगली सुबह उन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन सोनिया को इस ट्रेनिंग से दूर रखा जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं होता है और उन लोगों का मानना होता है कि बिना निशान के कोई भी योद्धा अपने अंदर की शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। सोनिया चैक के पास बैठी होती है, तभी अचानक चैक को होश आता है और वह अपने हाथों को देखकर काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि उसके शरीर की अपेक्षा उसके हाथ बहुत ही कमज़ोर होते हैं।
इधर ट्रेनिंग करते समय कोलियंग अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। इधर जैक्स भी अपने कमज़ोर हाथों की वजह से काफ़ी परेशान होता है, वह अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन सोनिया उसे संभाल लेती है। जब शाम को सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लिकेंग और कुंगलाओ कानों की बहुत बेइज्जती करती हैं, जिससे अधिक क्रोध के कारण कानों को उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। ये देखकर कानो बहुत खुश होता है। एक दिन ट्रेनिंग से परेशान होकर कोलियंग अपने परिवार की फ़ोटो देख रहा होता है, तभी उसके पास लॉर्ड रेडैन आते हैं और कोलियंग से कहते हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत नहीं कर सकते, इसलिए तुम हम सब पर एक बोझ हो। फिर कोलियंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम सब पर एक बोझ हूँ तो मेरे शरीर पर ये ड्रैगन का निशान क्यों है, और मैं ही अकेला ऐसा क्यों हूँ जिसके शरीर पर ये पैदाइशी ड्रैगन का निशान है। तो लॉर्ड रेडैन उससे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैंजो हसासी के वंशज हो, जिस शख्स ने उनका और उनके परिवार का कत्ल किया है। अब वह शख्स तुम्हें ढूंढ रहा है और उसका नाम सब ज़ीरो है। मरने के बाद हैंजो हसासी नर्क के एक अज्ञात स्थान पर चले गए और हैंजो हसासी की बेटी को लेकर मैं एक ऐसी जगह चला गया जहां आउटवर्ल्ड के लोग नहीं पहुंच सकते, और तुम्हारी रगों में भी हैंजो हसासी के वंश का ही खून है, जिस कारण तुम्हारे शरीर पर ये ड्रैगन का निशान है। मैं समझता था कि तुम्हारे अंदर अब भी हैंजो हसासी की शक्ति है, लेकिन मैं गलत था। इतना कहकर लॉर्ड रेडैन कोलियंग को उसके परिवार के पास भेज देते हैं। फिर हमें आउटवर्ल्ड की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां शैंग टू शैंग अपने योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा होता है, और फिर हम शैंग टू शैंग के और भी योद्धाओं को देखते हैं, जिसमें नितारा जो कि एक वैम्पायर होती है, और इसी के साथ हम कबाल और रिको को भी देखते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी भयानक होते हैं। और इसके अलावा भी हम एक और ख़तरनाक योद्धा को देखते हैं, जिसका नाम प्रिंस गुरो होता है। फिर शैंग टू शैंग अपने योद्धाओं से कहता है कि यही सही समय है, हम पृथ्वी के सभी योद्धाओं को एक साथ रेडैन टेम्पल में मारकर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें रेडैन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा। इस पर कबाल उससे कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर कबाल रेडैन टेम्पल जाता है और कानो से मिलता है, और कबाल उससे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ये रेडैन का टेम्पल हम तुम्हें गिफ्ट में देंगे। फिर कानो लालच में आकर रेडैन टेम्पल के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे आउटवर्ल्ड के सभी योद्धा वहां आ जाते हैं। फिर पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के योद्धाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आउटवर्ल्ड के योद्धा पृथ्वी के योद्धाओं पर भारी पड़ रहे होते हैं। इधर कोलियंग को भी किसी के आने का एहसास होता है। जब वह बाहर निकल कर देखता है तो एक 4 हाथों वाला राक्षस, जिसका नाम प्रिंस गुरु है, निकल कर सामने आता है, जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाता है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसे उससे लड़ना पड़ता है, और इस लड़ाई में वह राक्षस कोलियंग को बुरी तरह मारता है। जब वह कोलियंग को जान से मारने वाला होता है, तभी कोलियंग की पत्नी उस राक्षस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे उसे बहुत क्रोध आता है और वह कोलियंग की पत्नी को मारने जाता है। अपने परिवार को खोने के डर के कारण कोलियंग के अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है और वह उस राक्षस को मार देता है। फिर अगले सीन में हम मेलिना को देखते हैं, जो सोनिया को घायल कर उसका खून चक्कर कहती है कि यह खून किसी चुने हुए योद्धा का नहीं है, इसलिए वह उसे नहीं मारती है। फिर कानो उससे कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। फिर कानो उस पर हमला कर उसे नीचे फेंक देता है और अपनी लेज़र लाइट की मदद से उसके ऊपर एक बड़ी सी स्टैचू का टुकड़ा गिरा देता है, जिसके अंदर वह दब जाती है। और फिर हमें फाइट देखने को मिलती है कुंगलाओ और नितारा की, जिसमें कुंगलाओ नितारा को
बीच में से ही चीर देता है। और जैक्स को जब होश आता है तो वो सोनिया को एक चट्टान के नीचे दबा देखकर उसकी मदद करता है, तो उसको भी उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है, जिससे वह एक बड़ी सी चट्टान को आसानी से उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ लॉर्ड एडेन आते हैं और कोलियंग को भी युद्ध के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि कोलियंग को उसकी शक्ति मिल गई है। लेकिन वो जानते थे कि पृथ्वी के योद्धा आउटवर्ल्ड के योद्धाओं का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सब जीरो कोलियंग को जाने से रोक लेता है। फिर कुंगलाओ कोलियंग को बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा देता है। फिर लॉर्ड एडेन उन्हें बुजुर्ग देवताओं की भूमि ले जाते हैं, क्योंकि आउटवर्ल्ड के लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ पहुँचकर वो लोग आउटवर्ल्ड के लोगों को हराने की योजना बनाते हैं। फिर लॉर्ड एडेन कोलियंग को हैंजो हसासी का खंजर देकर बोलता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल युद्ध में करोगे तो हैंजो हसासी की आत्मा तुम्हारा साथ देंगी। फिर योजना के अनुसार जैक्स रिको, सोनिया कानो और लिu कैंग कबाल और कोलियंग मिलीना के साथ युद्ध करते हैं। सबसे पहले जैक्स रिको के सर को अपने दोनों हाथों से कुचलकर उसे मार देता है। फिर सोनिया भी कानो को मौत की घाट उतार देती है, जिससे कानो की सारी शक्तियां सोनिया के पास आ जाती हैं। इधर लिu कैंग भी कबाल को कीचड़ में फंसाकर मार देता है, लेकिन मिलीना कोलियंग पर भारी पड़ती है। तभी वहां सोनिया आती है और मिलीना को एक ही झटके में मौत की घाट उतार देती है। फिर अगले सीन में हम कोलियंग के परिवार को देखते हैं, जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सब जीरो आता है। फिर अगले ही पल हम सब जीरो को कोलियंग के पास देखते हैं और वह कोलियंग को उसकी बेटी की ब्रेसलेट दिखाता है। ब्रेसलेट देखकर कोलियंग समझ जाता है कि उसका परिवार खतरे में है और वह बिना कुछ सोचे समझे सब जीरो के पीछे निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि सब जीरो ने उसके परिवार को बर्फ में कैद कर दिया है। तभी सब जीरो कोलियंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर जंग शुरू होती है सब जीरो और कोलियंग के बीच, जिसमें सब जीरो कोलियंग पर भारी पड़ रहा होता है। फिर कोलियंग सब जीरो पर हैंजो हसासी के खंजर से हमला कर देता है, लेकिन सब जीरो उसी के खंजर से उसी पर हमला कर देता है, जिससे कोलियंग और हैंजो हसासी का खून आपस में मिल जाता है, जिससे हैंजो हसासी भी सब जीरो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आ जाता है। फिर उन तीनों के बीच एक महासंग्राम शुरू होता है, जिसमें कोलियंग और हैंजो हसासी मिलकर सब जीरो को मौत की घाट उतार देते हैं। और फिर कोलियंग अपने परिवार को बर्फ से आज़ाद कर उन्हें एक कंबल उड़ा देता है। तभी वहाँ लॉर्ड एडेन और कोलियंग के साथी भी आ जाते हैं। फिर लिu कैंग आग जलाकर कोलियंग के परिवार को ठंड से राहत देता है। तभी वहाँ सैंग टुशैंग भी आ जाता है और कहता है कि भले ही तुम ये जंग जीत गए, लेकिन मैं पृथ्वी पर राज करने का अपना सपना टूटने नहीं दूंगा और मैं अगली बार पृथ्वी को जीतने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आऊँगा। तभी लॉर्ड एडेन उस पर हमला करते हैं और सैंग टुशैंग वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, सच में बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसे अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है।